हेलो माय फ्रेंड। तो नेटवर्क का आई थिंक चौथा क्लास है आपका। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम लोग बहुत अच्छे से डीपली देखे थे। ओम्स लॉ को जब हम लोगों ने पढ़ा था तब एक टर्म्स आया था। एक मिनट। ओम्स लॉ को जब हम लोगों ने पढ़ा था, ओम्स लॉ को जब हम लोगों ने पढ़ा था तो एक टर्म्स आया था। क्या टर्म्स आया था? रजिस्टेंस। तो हम लोग आज पहला टर्म रजिस्टेंस से ही चालू करें क्या? ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं रजिस्टेंस के बारे में। रजिस्टेंस। रजिस्टेंस को किससे हम लोग दिखाए थे? आर। अब आप बोलेंगे कि रेजिस्टेंस में से पढ़ने वाली क्या चीज़ है। तो रेजिस्टेंस में पढ़ने वाला बहुत चीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस तो आपको पता चला। ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था? ओम्स लॉ में हम लोगों ने ये देखा था कि आर इज इक्वल टू क्या आया था आपका? वी बाई आई। इसकी यूनिट क्या आई थी? ये। और हम लोगों ने क्या देखा था? आर जो होता है वो रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल के लेंथ पे डिपेंड करता है, मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। यहां तक हम लोगों ने चीजों को समझा था। एक मिनट रुकना। ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने क्या है, चीजों को समझा था। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और डीप जाते हैं। और डीप जाने के सेंस कि रेजिस्टेंस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन फैक्टर्स के अलावा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट टॉपिक आपको लिखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई रूम है, उस रूम में कोई रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये कोई वायर है और इसका कोई रेजिस्टेंस होगा, है ना। इस रूम में ये कोई वायर है और इसका कोई रेजिस्टेंस होगा। मान लेता हूँ वो रेजिस्टेंस क्या है, फॉर एग्जांपल आर नॉट है। ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर नॉट है। किस पे? किस पे आर नॉट है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? इसकी रेजिस्टेंस आर नॉट है, मान लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सेम रेजिस्टेंस को, इसी सेम रेजिस्टेंस को, इसी सेम रेजिस्टेंस को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मान लो मैंने आग लगा दिया। ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने क्या कर दिया, आग लगा दिया। ठीक है। अब जैसे मैंने इसको आग लगा दिया तो आप बताओ इसकी टेम्परेचर में इंक्रीज हुई कि नहीं? इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हुई क्योंकि आग लग गया इसके नीचे में। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस टाइम में इसकी रेजिस्टेंस टी है, मान लो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके T डिग्री सेल्सियस हुआ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि ये मटेरियल एक मेटल है, यदि ये मटेरियल क्या है आपका, एक मेटल है, तो रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर बढ़ने का? बताओ। टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो ये एक मेटल है, ये एक कंडक्टर है, तो इसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा कि कम होगा? मेरा क्वेश्चन ये है। ये कंडक्टर है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी, ये हमको जानना था। तो अगर कोई मेटल है या कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, और उस कंडक्टर को मैं, यदि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस होगा, ये आर टी की वैल्यू वो ग्रेटर देन होगी आपकी आर नॉट वैल्यू से। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। कॉमन सी बात है ना, जैसे से आग लगा वो मेटल टूट जाएगा तो रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है।
दूसरा चीज, यदि ये इंसुलेटर हो तो, यदि ये इंसुलेटर हो तो इंसुलेटर का भी रेजिस्टेंस होता है ना, तो इंसुलेटर में जस्ट उल्टा, इंसुलेटर में क्या होता है, अब क्यों होता है वो आप लोग बाद में पढ़ना, ठीक है, पावर सिस्टम ये सब में आपको और चीजें समझ आ जाएगी। तो इंसुलेटर में यदि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा आपको, कम होगा। तो इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है कि, आपको क्या दिख रहा है कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ा तो कंडक्टर का क्या होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा क्या, कंडक्टर में क्या होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, मतलब आपका अल्फा, अल्फा क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो अल्फा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है। और सेम यदि मैं इंसुलेटर में लिखूं, यदि मैं इस चीज को इंसुलेटर में लिखूं, तो इंसुलेटर में क्या होगा आपका, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, एनटीसी, और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तो आपका जो कोफिशिएंट है अल्फा, वो क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। क्यों ऐसा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ता है, और इसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, यहाँ तक की चीजें समझ आई। तो ये बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, और बेसिक से फिर हम थोड़ा और डीप जाएंगे, और उसके बाद फिर हम इस अल्फा के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेन डिस्कशन होगा इन द नेटवर्क सर्किट थ्योरी में, तो सर्किट थ्योरी में माय फ्रेंड हमारा जो मेन डिस्कशन होगा वो हम कंडक्टर पे करेंगे, ना कि इंसुलेटर पे, ठीक है, और ना हम सेमीकंडक्टर मटेरियल पे डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन रहेगा वो हमारा कंडक्टर रहेगा, तो हमारा पूरा फोकस किस में रहेगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, समझ आए, ठीक है। अब देखो, मान लेता हूं मैंने जैसे जो डायग्राम बनाया कि आर नॉट जो है वो कौन से डिग्री सेल्सियस में है, 0 डिग्री सेल्सियस में कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, कि कहाँ तक इंक्रीज किया, T डिग्री सेल्सियस तक, तो एक रेजिस्टेंस आर टी आया, एक रेजिस्टेंस आर टी आया, और वो कितने डिग्री सेल्सियस पे आया, T डिग्री सेल्सियस पे आया, ठीक है। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, डेल आर, डेल आर इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट होगा कि नहीं, आर टी माइनस आर नॉट होगा, तो ये आर टी माइनस आर नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आर टी माइनस आर नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये जो टेम्परेचर बढ़ चेंज हुआ वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, टी 0 डिग्री से टी, ठीक है। और जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, तो ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि नहीं, कि कैसा टाइप का मटेरियल है, कैसा टाइप का हाईली कंडक्टिव मटेरियल है, कि लो कंडक्टिविटी मटेरियल है, कि कॉपर है, कि एल्यूमिनियम है, कि निकल है, जो भी है एटसेट्रा, तो मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि नहीं, इसलिए ये प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका अल्फा के, ठीक है, अल्फा के। और जब इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ये सबको अपन हटाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे, तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहाँ पर इनिशियल इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ना, इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे भी ये डिपेंड करता है, इनटू अल्फा इनटू टी। तो यदि मैं इस आर टी की वैल्यू निकालूं,
तो आर टी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी। ठीक है, तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट को यदि मैं बाहर लिया, 1 प्लस अल्फा टी। अब ये अल्फा कौन सा, अब देखो डाउट क्या होगा, ये फार्मूला सबको पता रहता है, लेकिन क्लियरिटी कब आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अल्फा नॉट है ये अल्फा है एक्चुअल में। ऐसा लिख लो अल्फा नॉट, क्यों ऐसा मैं आपको बताता हूँ। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, ये भी मतलब आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है ना, ये भी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये और एक बड़ी बात कि मतलब ठीक है आपका रेजिस्टेंस चेंज हुआ, लेकिन अल्फा नॉट भी मतलब चेंज होता है। यदि अल्फा 25 डिग्री पे निकालूंगा तो अलग वैल्यू है, अल्फा को 10 डिग्री पे निकालूंगा तो अलग वैल्यू है। इसलिए मैंने यहाँ पर अल्फा नॉट निकला कि अल्फा नॉट 0 डिग्री। अभी कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि ये आया कहाँ से, इस इनिशियल वैल्यू से। ठीक है, तो ये वाला जो रहेगा हमेशा ये ट्रिक को याद रखना कि जो यहाँ पर क्या लिखा आपने 0 डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा नॉट यहाँ पर भी क्या लिखोगे, अल्फा एट 0 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, अल्फा एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, अल्फा एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ये डिपेंड कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है, ये है आपको। तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। अब देखो यदि मैं इसको थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहूँ, है ना, ये अगर थोड़ा मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ ऐसा, इधर y एक्सिस में मैं क्या ले लेता हूँ, y एक्सिस में मैं r ले लेता हूँ, x एक्सिस में मैं क्या ले लेता हूँ, टेम्परेचर। ठीक है, x एक्सिस में मैं क्या ले लेता हूँ, टेम्परेचर। अब थोड़ा सा आप लोग समझना जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब इधर समझो, अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं, ध्यान से देखूं, इस इक्वेशन को यदि मैं देखूं, इस वाले एक पार्ट को देखो, यदि मैं इसको y ले लूं, y, यदि मैं इसको c ले लूं, यदि मैं इसको क्या ले लूं, y ले लूं, यदि मैं इसको c ले लूं, ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, और ये मेरा x एक्सिस है, तो ये आर नॉट अल्फा क्या होगा मेरा, स्लोप होगा, होगा कि नहीं। मतलब ये इक्वेशन आपको कैसा दिख रहा है, क्या ऐसा दिख रहा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी दिख रहा है, एम एक्स प्लस सी दिख रहा है। मतलब ये जो है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो सी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सी पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है आपका, आर नॉट। इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है आपका, आर नॉट। देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये आर नॉट, और ये ऐसा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या, कौन सा पॉइंट कहलाएगा आपका, आर नॉट। समझ आया। और T डिग्री सेल्सियस यदि मैं बढ़ा, T डिग्री सेल्सियस यदि मैं यहाँ बढ़ा, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस यदि मैं यहाँ बढ़ा, T डिग्री सेल्सियस, तो T डिग्री सेल्सियस यदि मैंने इंक्रीज किया टेम्परेचर को, T डिग्री सेल्सियस जैसे मैं इंक्रीज करूंगा, तो माय फ्रेंड यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, आर टी। ये जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, आर टी, क्योंकि टी में क्या है, आर टी वैल्यू। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या है, आर नॉट।
यहाँ तक का चीज समझ आया आपको? यहाँ तक की चीजें समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो, यदि इफ यदि मैं इस ग्राफ को इधर ले जाऊं, यदि इस ग्राफ को मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, और इस लाइन को यदि मैं आगे बढ़ाते जाऊं ना, बढ़ाते जाऊं, तो ये लाइन कहीं पास आके मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? कहने का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब ये है कि यदि मैं टेम्परेचर को घटा भी दूं, इधर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्राफ को समझो भाई। इधर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, लेकिन इधर मैं टेम्परेचर भी घटाऊंगा। तो देखो इधर मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो वो ऐसे लिनियरली ही हो जाएगा। समझ आ रहे हैं? भले प्रैक्टिकल में थोड़ा सा वो डेविएशन करता है यहाँ पास, है ना। यदि मान लो ये ग्राफ मैं कॉपर मटेरियल के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और मैंने टेम्परेचर कम किया, तो जब ये जीरो पे कहाँ पहुंचेगा पता है? ये आपका जीरो पहुंचेगा -234.5 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर ये जीरो पहुंचेगा। ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर है कि नहीं बताओ? ये एक्सपेरिमेंटल है, ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट रहेगा, मटेरियल टू मटेरियल ये वेरी करेगा। ये किसके लिए है? जनरली हम लोग जो मटेरियल कंडक्टर में यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? एक तो एल्यूमिनियम और दूसरा कॉपर। तो हम लोग कॉपर जनरली ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉपर मटेरियल, ठीक है। तो कॉपर के लिए ये आपका रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। क्लियर? यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं पहले बताओ? कोई डाउट है इसमें? नो डाउट, एकदम क्लियर। ठीक है, अब इस ग्राफ से हम लोग कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे माय फ्रेंड? नहीं, क्वेश्चन बाद में। इस ग्राफ को मैं फिर से रिड्रॉ करूंगा यहाँ बस। ठीक है, ऐसी था ना। ये वैल्यू है हमारा टी। ध्यान से देखो ये ग्राफ को, कुछ मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ, ठीक है। ये वैल्यू है आपका आर नॉट, ये वैल्यू है आपका आर ऑफ टी। मान लेता हूँ ये वैल्यू क्या है आपका थीटा, ये वैल्यू क्या है आपका थीटा, फॉर एग्जाम्पल। तो थीटा इज इक्वल, टेन थीटा इज इक्वल टू, बताओ तो क्या होगा? टेन थीटा, ये देखो दो ट्रायंगल है, ये और ये, फिर ये और ये, समझ आया ना? दो ट्रायंगल है। तो पहले ट्रायंगल में क्या होगा, आर नॉट डिवाइड बाई ये वैल्यू कितना है? 234, 234.5 है कि नहीं? 234.5 है। और ये वैल्यू कितना है? अगर मैं ये वाला ट्रायंगल को लूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और इस वाले को देखो, तो इस वाले पॉइंट को यदि मैं आर ऑफ टी लूंगा, तो आर ऑफ टी डिवाइड बाई ये सम ये आएगा। मतलब इतना लेंथ को देखो ना, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 234, और यहाँ से यहाँ तक 234 प्लस टी, ये आएगा कि नहीं? यहाँ से मैं कॉपर के लिए बना रहा हूँ, ये कॉपर मटेरियल का है, ठीक है। ये आएगा, आएगा कि नहीं? अब देखो ध्यान से समझना। तो यदि ये आएगा, तो मैं आर ऑफ टी डिवाइड बाई आर ऑफ नॉट इज इक्वल टू टी प्लस
234.5 डिवाइड बाई 234.5 ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना। अब मैं उसको इधर ले जाऊं तो r ऑफ t r ऑफ नॉट 1 प्लस 1 अपॉन 234.5 टू टी, ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यदि इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं r ऑफ t r ऑफ नॉट 1 प्लस अल्फा टी, इससे यदि मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ये निकाला ना अभी मैंने इक्वेशन, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 234.5 आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 234.5 आ रहा है। समझ आया। तो अब समझ आया कि अल्फा क्या चीज है। अगर आपको ग्राफ भी देगा ना, तो ये जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू दी हुई है, अगर आपको ग्राफिकल क्वेश्चन आया और यहाँ कोई वैल्यू दी है, उसका 1 अपन ये आप कर दोगे तो वो अल्फा की वैल्यू है। क्लियर हुआ। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आया कि अल्फा क्या होता है। मतलब मैं एक्चुअल में इस एग्जांपल को इसलिए लिया कि कॉपर के लिए अल्फा की वैल्यू आप देखना ये दिया रहता है, लेकिन वो आता कहाँ से है वो भी हमको पता रहना चाहिए। कि कभी ग्राफिकल क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस से, तो यहाँ से वो वैल्यू आती है। ठीक है, क्लियर। और एक फार्मूला लिख लेना, अब उसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। यदि मान लो, यदि मान लो कि मेरे को अल्फा अल्फा नॉट कितना डिग्री सेल्सियस पे है, अल्फा नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये आपका गिवन डाटा है, ये आपका क्या है, गिवन डेटा है। और आपको पूछेगा कभी कि आप अल्फा टी डिग्री सेल्सियस पे बताओ, अल्फा टी डिग्री सेल्सियस पे बताओ। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट सेम मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल के लिए आप टी डिग्री सेल्सियस पे बताओ। ठीक है, तो क्या होगा माय फ्रेंड, आपको क्या करना है, तो टी डिग्री सेल्सियस पे निकालने के लिए ये फार्मूला को कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अल्फा टी इज इक्वल टू, ये याद रख लो, अल्फा नॉट, बहुत सिंपल, 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट। क्लियर, रेजिस्टेंस से रिलेटिव। दूसरा चीज ये हो सकता है कि आपको बोला गया कि अल्फा 1 किसी T1 डिग्री सेल्सियस पे है। ये याद रखो, यहाँ मैंने केल्विन कहीं बस नहीं लिखा है, डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यदि अल्फा 1 किसी T1 डिग्री सेल्सियस पे और आपको क्वेश्चन पूछा अल्फा 2 आप किसी T2 डिग्री सेल्सियस पे बताओ, तो आप क्या करोगे, सिंपल फार्मूला, 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन अल्फा 1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। कहाँ से आया क्या आया ये सब जानने की जरूरत नहीं है ना, रिक्वायर्ड नहीं है उसको। ये ठीक है, तो हम यदि अल्फा नॉट दिया है मेरा को किसी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, वैसे निकालोगे तो यही आएगा। अल्फा नॉट दिया है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और अल्फा टी मेरे को निकालना है किसी टी डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला में रख देना। ठीक है, और यदि हो सकता है मेरा 0 डिग्री पे ना दिया हो,
ये मतलब एक केस बनता है कि केस 1 ये 0 डिग्री पे दिया है। यदि मान लो 0 डिग्री पे नहीं दिया हो तो कैसे करेंगे? हो सकता है आपका अल्फा 1 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया हो और आपको पूछेगा कि अल्फा 2 50 डिग्री सेल्सियस पे आप उसका आंसर बताओ। तो बहुत सिंपल, आपको घबराना नहीं है। ये वाले फार्मूला में 1/अल्फा 2 माइनस 1/अल्फा 1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 करके आपको निकाल लेना। ठीक है, बहुत सिंपल। और एक और क्या पढ़े थे हम लोग? एक फार्मूला अभी जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया, आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये पढ़ा एक फार्मूला। ठीक है, ये यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बस हम लोग ये 3 फार्मूले के बेस पे रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए और हमेशा माइंड में आप ये बात जरूर बता के बैठना कि ये जो अल्फा नॉट है ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना? ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे। चलो लिखो इसको जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखो, फिर क्वेश्चन कराता हूँ सीधा मैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तभी आपको समझ आएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको फील होगा। ठीक है, चले लिख लिए। बस ये 3 फार्मूला आपको याद रहना चाहिए अभी डिस्कशन में। और वो ग्राफ में ये याद रहना चाहिए कि अल्फा कैसे वो ग्राफ देख के हम निकालते हैं करके, है ना? और कुछ नहीं याद रखना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको कि एक कॉपर कंडक्टर है इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रो। रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना? ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम। ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है। एंड रेजिस्टेंट टेम्परेचर ऑफ, ये जो दिया है ये किसकी वैल्यू होगी? है रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये, है ना? इसको देखो, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है ये। मतलब देखो अभी हम लोगों ने कॉपर का जो 134.5 निकाला वो कौन सी डिग्री पे था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? ये दिया है कि अल्फा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है। तो मैं वही बताया ना कि अल्फा भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये ठीक है, ये हमारा डाटा दिया हुआ है। और दूसरा क्या है, हमको फाइंड क्या करना है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? रो 60। और दूसरा हमको क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा 60। अल्फा 60 हो गया। ठीक है, जा। हाँ, तो देखो, तो ये चीज समझ आया ना? हमको ये कैलकुलेट करना, तो अल्फा हमको 20 डिग्री पे दिया है, अल्फा हमको 60 डिग्री पे निकालना है। तो अपन ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या? 1/अल्फा 60 माइनस 1/अल्फा 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं?
इजी है ना। तो 1/α60 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 1/α60 इज इक्वल टू 60 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ से 40, और इसको ऐसा पक्षांतर करोगे तो 1/1 बाई α20 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 254.5। ठीक है, 254.5। तो ये 254 आपका ऊपर आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका यहाँ से, 1/α60 इज इक्वल टू 40 प्लस 254.5। तो आपको α60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, α60 डिग्री पे 1/294 है ना, 0.5। ये एक आंसर आ गया, एक पहला आंसर। क्लियर है ये वाला क्लियर है। देखो सिंपल है, फिर से मैं बता रहा हूँ। हमको क्या निकालना है, α60 डिग्री पे निकालना है। हमको दिया क्या है, α20 डिग्री पे दिया है। तो देखो 1/α60 माइनस 1/α20 इज इक्वल टू क्या था, T2 माइनस T1। तो 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 आपका 40 हुआ। इसको मैं इधर पक्षांतर किया, और उसके बाद α20 की वैल्यू कितनी दी है, 1/254.5। तो 1/254, तो ये ऊपर आया, तो ये दोनों जुड़ गया। और उसके बाद मैं α60 को इधर ले गया और इसको ऐसे लाया। तो ये आपका ऑप्शन भी ऐसी दिए रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए नहीं बोलेगा। समझ रहे हो कि नहीं। जहाँ पास कैलकुलेटर नहीं देगा ऐसा ऑप्शन देगा, तो ऐसा मत सोचना कि मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। तो ये अब दूसरा दूसरा क्या निकालना है हमको, रो 60। सेम रेजिस्टेंस के फार्मूला में रख के देखते हैं। और किस में दिया है हमको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। किस में दिया है हमको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको दिया है। तो अल्फा नॉट इज इक्वल टू कितना दिया हमको, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको दिया है। अब हमको निकालना कितने पे है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम जो फार्मूला जानते हैं हम वहां से कोशिश करते हैं बनाने का। तो हम जो फार्मूला जानते हैं वही, हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं सेम रेजिस्टेंस के टाइप, कि अल्फा टी रो नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी। हम तो ये फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला जानते हैं कि नहीं। तो हमको अल्फा नॉट मेरे को पता है क्या, अल्फा नॉट मेरे को पता है क्या, नहीं पता है ना। यही तो गेम है। मेरे को ये तो पता है रो नॉट की वैल्यू, लेकिन अल्फा नॉट की वैल्यू पता है क्या, नहीं। तो अल्फा नॉट की वैल्यू पता नहीं, तो सेम फार्मूला में फिर रख देते हैं हम लोग। तो सेम फार्मूला में यदि मैं रखूंगा तो 1/α60 पता है ना मेरे को, ये α20 जो भी पता है उसकी वैल्यू रख दो, आपकी मर्जी। तो 1/α0, तो 60 माइनस 0। ठीक है, 60 माइनस 0। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल जाएगा 1/α60 माइनस ऑफ 60 इसका तो 1/α0। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 294 आया था ना। 1 ऐसे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 294.5 माइनस 60 इज इक्वल टू 1/α0। तो α0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 घटा दो तो 244.5 आएगा, 234, हाँ 234.5 आएगा। ठीक है। तो ये देखो 234.5। अब ये देखो ये मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, हमारा कॉपर यूज हुआ है। मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया था ना, एक कॉपर कंडक्टर। और देखो 0 डिग्री पे आया उसकी वैल्यू, 0 डिग्री पे यदि याद नहीं है तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 234.5। क्लियर। अब इसमें रख देता हूं मैं
अब इसकी वैल्यू मेरे को पता है 1.6 इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर, 1 प्लस अल्फा नॉट की वैल्यू रख देता हूँ 234.5, और मेरे को किस में कैलकुलेट करने बोला है ये टी, मेरे को 60 डिग्री में कैलकुलेट करने बोला है। तो ये निकल गया आंसर। ठीक है, निकला कि नहीं? इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेना, तो जो भी वैल्यू आएगी वो उसका आंसर है। ठीक है, और जो भी आंसर रहेगा वो किस में रहेगा आपका, ओम सेंटीमीटर में। क्यों ओम सेंटीमीटर में, ये सब को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखो ओम सेंटीमीटर है, क्योंकि आपका ऑप्शन देगा तो ये सब में गेम खेल सकता है ना। आप आंसर ला के भी गलती कर सकते हो, ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम मिलीमीटर, ऐसा कुछ भी दे देगा, तो आपको ये सब को थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? कोई डाउट है? बहुत इजी सिंपल, फार्मूला लगाओ और क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हमारा क्या है, एक प्लेटिनियम कॉइल है। ठीक है, हमारा एक प्लेटिनियम कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कितना है इसका, 3.146 एट 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ए प्लेटिनियम कॉइल का जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है 3.146 है। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस पे, और एक है 3.767 एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये बोल रहा है कि आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 400 डिग्री सेल्सियस। समझ आए? मतलब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको आर नॉट कैलकुलेट करना है, आर नॉट कैलकुलेट करना है, और आपको अल्फा 400 कैलकुलेट करना है। इजी है, इजी है कि नहीं? और आपको क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है अल्फा, नहीं ये क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है लग रहा है। ए प्लेटिनियम कॉइल हैज रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ 3, ये ना मतलब नहीं, ये कोफिशिएंट नहीं है, इसको काटा भी तो 3.145 कहाँ से आएगा, है ना, इसको काटो, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, कोफिशिएंट लेस देन 1 आएगा ना, ये क्या है आपका, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो आपको क्या दिया हुआ है, R400 दिया हुआ है, R400 इज इक्वल टू 3.146 ओम, और आपको क्या दिया हुआ है, R1000 दिया हुआ है, R1000 दिया हुआ है आपको 3 पॉइंट ये, ठीक है, ये दिया हुआ है, और आपको ये दोनों कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, फार्मूला को इंटरप्रेट करो बस, कुछ नहीं करना है। कैसे करोगे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, R400 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा नॉट, 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 400। ठीक है, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1000 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 1000। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? अब ये दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा अल्फा नॉट की वैल्यू निकल जाएगा ना। ठीक है, तो R1000 डिवाइड बाई R400 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नॉट
1000 1 प्लस 1 प्लस अल्फा नॉट, क्या हो गया अल्फा नॉट कितना 400। तो यहाँ से अल्फा नॉट कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं, इजी है, इजी है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर लगेगा यहाँ पर। तो चलो कैलकुलेटर लाता हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहे हैं। ये सिंपल है बहुत। देखो इसमें क्या करना है, आर 1000 की वैल्यू दी हुई है, तो कितना दिया है आर 1000 की वैल्यू आपका 3.767 डिवाइड बाई आर 400 की वैल्यू क्या दी हुआ है 3.146 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नॉट 1000 अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट 400। ठीक है, अब इसको निकाल देते हैं। 3.767 3.146, तो इसको करने पे मेरा आ रहा है 1.19। तो ये आ रहा है आपका 1.197 इज इक्वल टू, अब इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ, इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 400। ठीक है, 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 1000। ठीक है, अब 1.197 इंटू प्लस इंटू प्लस 478.95 इंटू अल्फा नॉट, उसके बाद 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 1000। तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ और ये 1 को इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो 1.197 माइनस 1 और अल्फा नॉट 1000 माइनस 478.95। ठीक है भाई, तो कितना आ रहा है आंसर अल्फा नॉट का 197 478.95। ठीक है, तो आपका अल्फा नॉट इज इक्वल टू 1/435.29 आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आपका अल्फा नॉट की वैल्यू आएगी। समझ आया कैसे किया, बस 1 अपॉन में लिखो आप लोग, कोशिश करो, इसका आंसर वैसे ही दिया रहता है। और जैसे 1 अपॉन में नहीं लिखोगे तो भी मतलब इसका आंसर ऐसा लिख सकते हो, तो 10⁻³ ये ऐसा लिखो। तो ये अल्फा नॉट निकल गया। अब हम लोगों तो अल्फा नॉट पूछा है क्या, हमको अल्फा नॉट पूछा है क्या, नहीं पूछा है, लेकिन हमको आर नॉट तो पूछा है, हमको आर नॉट पूछा है ना। तो हम लोग अल्फा नॉट की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आर नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आर 400 की वैल्यू तो दी हुई है, तो आर नॉट इज इक्वल टू, उस इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर 400 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 400, ऐसा लिख सकता हूँ ना यहाँ पर से, ये वाले से। ठीक है, तो अल्फा नॉट निकल गया, तो ये इसको ये निकल जाएगा, क्या आएगा इसका वैल्यू देख लेते हैं भाई। आर 400 कितना दिया है मेरे को 3.146, 3.146। कल कैलकुलेटर पकड़ के आया करो। ठीक है,
नीचे में क्या है, मेरे को टाइम लगता है थोड़ा फिरने से। अल्फा नॉट की वैल्यू कितना निकाले हम लोग, ये 435.29 इंटू 400। तो आर नॉट इज इक्वल टू आपका निकाल रहा है 1.63 ओम। ठीक है, देखो निकाल रहे हैं आप लोग का भी 1.63 ओम। ठीक है भाई, क्लियर, समझ आया कि नहीं है कैसे निकला? इजी है, आप एक बार खुद कैलकुलेशन करोगे तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो ये देखो आर नॉट निकल गया। और क्या पूछा है भाई आपको, और क्या पूछा है आपको? अल्फा 400 पूछा है, तो अल्फा 400 निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको अल्फा नॉट पता है, अल्फा 400 निकालना है। क्या फार्मूला लगाओगे अल्फा 400 निकालने के लिए? 1/अल्फा 400, 1/अल्फा 400 माइनस 1/अल्फा नॉट इज इक्वल टू 400 माइनस 0। ठीक है, तो 1/अल्फा 400 इज इक्वल टू 400 प्लस अल्फा नॉट की वैल्यू कितनी निकली थी, ये निकाले थे ना 1 में, हाँ 435.29, 435.29, तो इसमें ऐड हो जाएगा 835.29। तो अल्फा 400 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/835.29 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसी है ना इसका यूनिट। अब मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन इजी है, डाटा हो सकता है वहां पर आपको इजी डाटा मिले, लेकिन आप ये चीज समझो कि देखो अल्फा, कई बार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिपेंड अपॉन, नॉट डिपेंड अपॉन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, स्टेटमेंट दे दिया आपको और पूछा कि स्टेटमेंट, जैसे एसएससी जेई का जो सेकंड पार्ट में अब जो पेपर होता है वो स्टेटमेंट बेस्ड पेपर आता है उसमें। ठीक है, तो आईएएस में तो आता ही है, आप जानते हो। लेकिन जैसे जेई में भी अब ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पोस्ट है उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेटमेंट दे दिया, रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ओके, स्टेटमेंट 2 दे दिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एनी कंडक्टर नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? नो, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे होगे तब आपके माइंड में क्लिक करेगा, अरे मैं तो अल्फा 400 निकालता था, नहीं या अल्फा 300 निकालती थी, अल्फा 40 डिग्री सेल्सियस निकालती थी, अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने निकाला, इसका मतलब अल्फा जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो भी कांस्टेंट नहीं है। एक्चुअली हमारे माइंड में यही रहता है ना कि जो भी मतलब कोफिशिएंट वाला जो टर्म होता है, जैसे स्प्रिंग कोफिशिएंट आ गया, इवन स्प्रिंग कोफिशिएंट भी आपका कांस्टेंट नहीं है। जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है स्प्रिंग कोफिशिएंट कांस्टेंट रहता है, स्प्रिंग कोफिशिएंट भी कांस्टेंट नहीं, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, है ना। टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करता है, उसका जो वर्किंग है, उसका एजिंग इफेक्ट है, सब पे डिपेंड करता है वो कोफिशिएंट, वो भी चेंज होता है। तो उसी तरीके से आपका किसी भी मटेरियल जो का टेम्परेचर कोफिशिएंट भी आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और है, इसको होमवर्क क्वेश्चन पे लो। ठीक है, क्या है, सब क्वेश्चन को मैं कराऊंगा तो आप लोग सीख नहीं पाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका आज का क्या है, होमवर्क क्वेश्चन। इसको होमवर्क क्वेश्चन पे लो और इसको कल सॉल्व करके आना। हाँ,
अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल एंड केसीएल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को डिस्कशन करते हैं, केवीएल एंड केसीएल। और केवीएल केसीएल को आप लोग भी पढ़ के आना, उससे क्या होगा ना, मतलब आपको चीज़ें जल्दी जल्दी समझ आएगी। ठीक है, आप इवन मोबाइल पकड़े रहते हो तो चैट जीपीटी में ही खोल लो, जेमिनी में खोल लो। ठीक है, कोई बुक पकड़ने की अब जरूरत नहीं है, आप फ्री जब भी आप लोग लगता है फील फ्री, रीड करो, है ना, और आ जाओ, तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे।